हाँ, BCS 31 BCS 31 कौन सा है, क्या नाम है सब्जेक्ट का? प्रोग्रामिंग इन C++। प्रोग्रामिंग इन C++। ठीक है। तो पता है किसी को व्हाट इज C++? Yes, anybody knows what is C++? मैम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Programming Ma'am, language it's a आपको programming language that we use for writing of some programs on a specific topic. okay. Extension of C. Extension of C, yes. So C कितने स्टूडेंट्स को आती है? How many students know to know C? शुभम, यस शुभम, आपको आती है बेटा? यस मैम। मनीष को आती है, एंड Yes, ma'am. अतुल, अच्छा अर्पिता, शिल्पी, ठीक है, चलिए ठीक है। फिर मैं स्क्रीन शो करती हूँ आपको। Hello, ma'am. एक सेकेंड, just wait for a minute. I'm just sharing my screen. Yes, ma'am. ठीक है। So this is block 1, unit 1, object oriented programming। ठीक है, तो क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? एनीबॉडी नोज? कौन बताएगा, कोई बताएगा क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? Yes, ma'am. Object oriented प्रोग्रामिंग उसे कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट का यूज होता है, जैसे कि क्लासेस होता है उसमें। ठीक है, और तो देखिए मैं आपको सिंपल, हाँ देखिए हम इसे पहले कहते थे एक्सटेंशन ऑफ सी। ठीक है, ये हमारा बाद में हमने इसका नाम दिया है C++, राइट? तो सी लैंग्वेज क्या थी आपकी? सी लैंग्वेज आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज थी, और ये जो ओप्स लैंग्वेज है वो प्रोसीजरल नहीं है आपकी, इट इज़ अ ऑब्जेक्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग। अब ये क्लास और ऑब्जेक्ट होता क्या है बेसिकली, जो हम बार बार कह रहे हैं कि इट्स अ ओप्स प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट और क्लास क्या होता है? क्लास होता है, जैसे सपोज आप क्या हैं, आपकी एक क्लास है BCA 3rd ईयर, दिस इज द नेम ऑफ द क्लास। ठीक है, और उसके अंदर आप क्या हैं, सारे स्टूडेंट हैं, हर एक बच्चे का अलग अलग नाम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कलेक्शन, और उन जो क्लास के अंदर आप कौन हो गए, आप लोग हो गए ऑब्जेक्ट, जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या हो गए, सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए। सो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ क्लास। इज दैट क्लियर? अभी हम इसको हम क्या नाम है, प्रोग्रामिंग जब करेंगे तो उसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे सारी चीज़ें कि ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं, क्लास कैसे बनाते हैं। ठीक है, Okay, ma'am. अब एक है आपका प्रोग्राम, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है कि जस्ट हम लोग सोचते हैं कि हमें क्या करना है, क्या करना है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। और प्रोग्रामिंग क्या है कि जो चीज़ आपने सोची उसको इम्प्लीमेंट करनी है हमें, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है, जैसे मैंने कुछ भी सोचा कि अगर मैं 2+2 4 कर दूं, सोचा है कि सिर्फ मेरे को ऐड करना है, अब वो जो ऐड मुझे नंबर्स करने, वो कुछ भी नंबर हो सकता है। आप ऐड करते कुछ नंबर, मैं ऐड करती हूँ कुछ नंबर, ये सिर्फ मैंने सोचा, अपना एक प्रोग्राम किया कि अगर मैं ऐसे ऐसे करूँ इसको तो ऐसा होगा। अब जो मैंने सोचा है, अब उसको मैं अपने क्या करूँगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर दूंगी, तो उसको हम कह देंगे प्रोग्रामिंग, राइट? अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है? अब देखिए कंप्यूटर जो है आपका, वो क्या समझता है, सबको पता है मशीन लैंग्वेज समझता है। ठीक है, अब ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जो हम तो इसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं,
पर आपने कभी सोचे जब आपने लिख तो दिया उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। जब रन करते हैं तो हमारा कंपाइलर या इंटरप्रेटर क्या करता है, उस सोर्स कोड को क्या करता है, वो मशीन लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके बताता है, हमें नहीं मशीन को। क्योंकि आपका जो सीपीयू है, जो कंप्यूटर है, वो क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है। ठीक है, तो जो भी हम लिख रहे हैं हमें सिर्फ सामने चीज विजिबल है, बट इंटरनली कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, वो अपनी तरफ से जो भी उसको मशीन लैंग्वेज या जो भी आप कहें वो क्या है, सारी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो ये आपका है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लो लेवल और हाई लेवल। टू टाइप्स के आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लो लेवल एंड हाई लेवल। फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन कम्स अंडर लो लेवल, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ आती है आपकी हाई लेवल। अब देखिए, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज हम किसको कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं मशीन लैंग्वेज को, जिसमें आपकी बाइनरी कोड की लैंग्वेज होती है, जिसमें हम 0 और 1 की ही फॉर्म में बात करते हैं, उसको हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, सेकेंड जनरेशन क्या हो गया आपका, सेकेंड जनरेशन हो गया फिर जब लगा यूजर को कि भाई अब ये लैंग्वेज हमारी समझ तो आती नहीं है, मशीन लैंग्वेज 0 1, तब उसने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करके असेंबलर का यूज किया। असेंबलर क्या है, असेंबली एक लैंग्वेज है। तो उसमें क्या होता है आपके कि कुछ हम इंग्लिश के वर्ड टाइप हम डालते हैं ताकि वो थोड़ा सा समझने में हमें इजी हो। ठीक है, तो अब जो असेंबली लैंग्वेज जब क्रिएट हुई, तो वो जो कंप्यूटर है आपका, वो फिर भी उसको डायरेक्टली नहीं समझ आता था जो आपने लैंग्वेज लिखी है वो किस फॉर्म में लिखी है। फिर उस लैंग्वेज को क्या किया जाता था, कन्वर्ट किया जाता था मशीन लैंग्वेज में, तब आपको वो आंसर देता था। इज दैट क्लियर? मैम, हेलो यस मैम। यस, मैम, ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ना आपके पास, आप भेज सकते हैं बिल्कुल भेज दूंगी व्हाट्सएप बेटा, ग्रुप में? हाँ श्योर 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 भेज दूंगी बेटा। थैंक यू हाँ, मैम। now third generation language, what is third generation language? third generation language है जो आप लोग पढ़ रहे हैं, सी सी प्लस प्लस, पास्कल, फॉर्ट्रैन, Excuse कोबोल, me, ये ma'am. क्या है? हाँ, बोलो। Ma'am, could you please repeat again the second generation language? यस, सेकेंड जनरेशन बेटा देखो, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज आपकी क्या हो गई थी, जो हमारी बाइनरी फॉर्म होती थी 0 1, क्योंकि मशीन तो आपका 0 और 1 ही समझता है ना। तो फिर उसके बाद यूजर को लगा, जो हम लोग जिसने भी वो बनाई थी उसे लगा कि हर ये अंडरस्टैंड तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज हमने बनाई। अब वो सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज कौन सी हुई आपकी, असेंबली हुई। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, कुछ इस तरह के हम इसमें वर्ड्स डालते हैं इंग्लिश के, जो इजीली, जो ह्यूमन है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है उस चीज़ को। ठीक है, पर कंप्यूटर उसको नहीं अंडरस्टैंड कर सकता था, वो सिर्फ हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते थे। फिर उसके बाद जब हम असेंबली लैंग्वेज को रन करते थे, उसको, उसका रिजल्ट जब हम देखते थे, तो वो जो आपने ऑब्जेक्ट, जो आपने सोर्स कोड लिखा है असेंबली लैंग्वेज में, वो क्या करता था, उसको पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, फिर आपके सामने वो आउटपुट शो करता था। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा और हमने एडवांस किया, थोड़ा एडवांस के बाद फिर लैंग्वेजेस आई, सी, पास्कल, ये सारी लैंग्वेजेस आई। ठीक है, जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद फोर्थ जनरेशन कौन सी आई, डेटाबेस की। फोर्थ जनरेशन आई डेटाबेस, जो अभी आप कह रहे हैं, अभी आपने जैसे इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तो जितने भी डेटाबेसेस वाले हैं वो क्या हो गए, सारे आपके फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज हो गए। फिर एक आई फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ, आजकल आप बड़ा सुनते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो आता है आपका 5G में। ठीक है, जितने भी रोबोटिक्स के प्रोग्राम्स हैं वो सारे किस पे बनते हैं, आपके AI में बनते हैं। तो वो और भी ज़्यादा एडवांस बन गए, तो उसको हम कहते हैं फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा, नाउ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पैराडाइम। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या है आपका, स्ट्रक्चर्ड में जैसे आप लोग को मैंने आपसे कहा कि कोई आपको एक प्रोग्राम बनाना है, अब वो प्रोग्राम काफ़ी बड़ा है। ठीक है, अब उस प्रोग्राम को आप बनाते बनाते, मतलब एक साथ आप, एक ही बच्चा उस प्रोग्राम को बना रहा है। ठीक है, तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है उस प्रोग्राम को बनाने में। तो हम क्या करते हैं कि उस प्रोग्राम को, जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, जो आप प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, मॉड्यूल्स में
बांट देते हैं। मॉड्यूल्स क्या होते हैं आपके, वो मॉड्यूल्स की कोई भी बड़ा प्रोग्राम को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूल्स। आप जितने भी जो डेवलपर्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज क्या, किसी भी कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो कोई वो एक पर्सन बैठ के वो प्रोग्राम नहीं डेवलप करता, उसके साथ एक टीम होती है। तो अब टीम का मतलब है कि अब कंपनी में तो ऑब्वियसली बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए आते हैं, तो कोई एक पर्सन नहीं बनाता उस प्रोजेक्ट को। उस प्रोजेक्ट को हम क्या करते हैं, बांट देते हैं, उस प्रोजेक्ट को हम डिवाइड कर देते हैं कि भाई इतना पोर्शन आप बनाएंगे, इतना आप बनाएंगे, इतना आप, दैट इज कॉल्ड, जो हम पोर्शन बोल रहे हैं ना कि इतना आप बनाएंगे, इतना आप बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूल्स। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पैराडाइम में हम बात करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया आपका प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। क्या है आपका, सी प्लस मैम प्लस, जावा। मैम यस बेटा बोलो। मैम अभी आप जैसे कहें कि यहाँ सारे प्रोग्राम को बांट देते हैं अलग अलग पार्ट में, तो फिर मैम बाद में सबको कंक्लूड कैसे करते हैं? बेटा वो सब ना आपका अलग टॉपिक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। चलो अगर आपने पूछा तो मैं बता देती हूँ। जैसे सपोज आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, और 10 बच्चों का पार्ट एक जैसा नहीं होगा। हो सकता है एक बच्चा हैंडल कर रहा होगा एक पार्ट, एक बच्चा कर रहा एक पार्ट। उसके बाद जब सब बच्चों ने वो पार्ट कर लिया तो हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग। ठीक है, फिर उन मॉड्यूल्स को, एक एक मॉड्यूल्स को हम लोग यूनिट टेस्ट करते हैं, मतलब एक एक मॉड्यूल को हम टेस्ट करते हैं कि जो आपने मॉड्यूल बनाया है क्या वो ठीक बना है, वो यूज़र की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। ऑब्वियसली जब कोई आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो किसी दूसरे पर्सन के लिए बना के दे रहे हो, तो उस जिसने भी आपको बनवाने के लिए वो प्रोजेक्ट दिया है, तो आप उसी की भी रिक्वायरमेंट फुलफिल करोगे ना, कि उसने जैसा उसको आउटपुट चाहिए क्या वो आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके लेवल पे यूनिट टेस्टिंग, जो आपने क्या किया, एक मॉड्यूल बनाया और उस मॉड्यूल को आपने टेस्ट कर दिया। उसके बाद फिर आपका आता है एक इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है कि सब मॉड्यूल्स को मैंने क्या किया, कंबाइन किया। जितने भी बच्चे थे, 10 मॉड्यूल थे, उन 10 मॉड्यूल को मैंने कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद फिर हम चेक टेस्ट करते हैं, क्या जब मैंने कंबाइन किया तो क्या मेरे को रिजल्ट एज इट इज मिल रहा है। फिर उसके बाद आता है आपका सिस्टम टेस्टिंग, फिर आता है अल्फा, फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो जब आपने एक एक बच्चे ने मॉड्यूल बना लिए, फिर हम क्या करते हैं, उन मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट कर देते, फिर हम आगे टेस्ट करते हैं। ठीक है, मैम इसको एज अ फंक्शन ले सकते हैं? हाँ कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, Yes, ma'am. कह सकते हैं। फिर उसके बाद सी, पता ही है, डेनिस रिची ने, केन थॉमसन ने डेवलप किया था। सी प्लस प्लस आपके बिजॉन स्ट्राउस्ट्रक ने किया। ठीक है, चलिए फिर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। द प्रोग्राम इज रिटन एज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर मेंट फॉर कम्युनिकेशन। The smallest and basic entity is object and all kind of computation is performed on the objects only. ये कह रहे हैं कि जब आप क्लास बना लेते हैं तो क्लास क्या होता है, क्लास तो आपने बना दी पर क्लास अपने आप में कुछ काम नहीं कर सकता, वो बिल्कुल हैंडीकैप्ड होता है। वो कब काम करता है, क्लास काम करता है जब आप उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बना देते हैं, जब उसके लिए कोई आप मेमोरी एलोकेट करवा देते हैं, तब उस क्लास का कुछ मतलब बनता है। तो अच्छा, अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं इसी में, जब ऊप्स और डिफरेंसेस आएंगे तो मैं पहले आपको समझा देती हूँ। देखिए, आप लोगों ने सी किया है और अब हम करेंगे ऊप्स। तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, सी जो है आपकी क्या नाम है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को फॉलो नहीं करती, आप सब जानते हैं। और सी प्लस प्लस सी के सारे फीचर्स को फॉलो करती है और उसके अपने खुद के फीचर्स भी हैं, दैट इज ऊप्स। राइट, उसके बाद जो सी है आपकी, वो टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है। टॉप टू बॉटम अप्रोच का क्या मतलब होता है बच्चे, और जो ऊप्स है वो होता है बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम। अब आप कैसे बताएंगे कि ये जो आपने प्रोग्राम लिखा है वो टॉप टू बॉटम है या बॉटम टू टॉप है। देखिए, जहाँ पे आप मेन लिखते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप मेन लिखते हैं, अगर आपने मेन सबसे ऊपर लिखा है, जैसे सी में तो आप हमेशा हेडर फाइल्स के बाद ही मेन लिखते हैं, तभी लिखते हैं ना आप मेन, तो उसको हम कहते हैं टॉप टू डाउन। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर हमेशा मेन फंक्शन के से स्टार्ट होता है कंपाइल होना।
तो जहाँ पे मेन होता है उसी को हम कहते थे टॉप टू बॉटम। तो जब आपने टॉप में मेन लिखा तो वो मेन के अंदर घुस के कंपाइलर फिर आपको आंसर करता है। और जब आप C++ में क्लास कॉन्सेप्ट का यूज करते हो तो क्लास हमेशा मेन के बाहर बनती है और मेन हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो इस वजह से हम कहते हैं बॉटम टू टॉप। कंपाइलर आपका सबसे पहले मेन में जाएगा, बॉटम में जाएगा, देन बॉटम से वो एक स्टेप ऊपर जाएगा, इसीलिए हम कहते हैं बॉटम टू टॉप। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैम बॉट मतलब मैम आप जैसे भी बोली कि मेन फंक्शन के बाद लिखा देखो था मैं तो एक ना मतलब आपको अरे ये लव, मेरा मोबाइल देना जरा जल्दी। एकदम से मेरा ना वही लॉक हो गया सिस्टम। अभी मैं कर रही हूँ ऑन। अच्छा जब तक मैं आपको बताती रहती हूँ, एक सेकेंड। अभी होता है ना, तो मैं आपको बताती हूँ कि हम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप क्यों कह रहे हैं। अभी एक बार मैं स्टार्ट कर दूँ तो बताती हूँ। लोगों के पास सी का कौन सा कंपाइलर है? मैम विजुअल स्टूडियो और मैम टर्बो मैम है। विजुअल स्टूडियो, मैम विजुअल स्टूडियो अच्छा टर्बो C++ अच्छा टर्बो और सी, देव भी है। क्योंकि मैम मेरे देव भी इसमें है, VS भी है। हाँ मेरे पास टर्बो C++ है तो मैं उसी में बताऊंगी आपको। मैम बट ठीक है, टर्बो C++ तो मैम बहुत ही पुराना वर्जन है और हाँ उसमें है तो बहुत पुराना, ज्यादा कोई स्ट्रगल बात नहीं, करना मैं पड़ता आपको है। दोनों तरीके से समझा दूंगी मैम कैसे विजुअल करना है। स्टूडियो पे मैम विजुअल एक्चुअली क्या स्टूडियो है, पे जो मेरा सिखाइए। वो तो ठीक है, एक्चुअली क्या है कि मेरा जो लैपटॉप है बहुत पुराना है और बिल्कुल वो थक गया है, तो इस वजह से ऑलरेडी ना इसमें टर्बो C++ था। मैम बट VS तो सभी जगह चलता है, वो प्रोफेशनल लेवल का भी है। हाँ नहीं मतलब आप हमने सही बहुत कह सारे रहे इसमें भी हैं, करा मैं दूंगा, आपको सब करा मैं दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, चिंता ना करो, मैं आपको बता दूंगी कि क्या करना है उस पर। नॉट टू वरी। ओके मैम। बनाया है कोई प्रोग्राम वैसे अभी तक आपने उसमें C++ में? हाँ मैम सी बनाया Yes, था ma'am. तो मैम स्टार्टिंग का से जी मैम बनाया है। मैम सी हेलो में वर्ल्ड। बनाया C++ में? जी मैम बेसिक का बनाया है। बनाया मैम। बनाया है? यस मैम। किसने C++ कब पढ़ा आपने? मैम पढ़ लिया मैम। से किए हैं मैम हाँ थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा मैम होगा। थोड़ा पहले ही थोड़ा पढ़ पढ़ा लिया। है बस। अच्छा अपने आप से पढ़ लिया थोड़ा थोड़ा, ठीक है, वेरी गुड। पता नहीं इसमें थोड़ी सी ना प्रॉब्लम हो मैम जाती है स्क्रीन इज नॉट बीच विजिबल। में। बेटा आपने शेयर नहीं किया? बेटा मैंने अभी ना, मेरा लैपटॉप लॉक हो गया तो फिर मैं ऑन कर रही हूँ। ओके तो ओके मेरे, मैम, हाँ कोई तो मेरे नहीं। लैपटॉप तो विजिबल हो गया बेटा सबको? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। तो मैं आपको समझा रही थी कि डिफरेंस क्या है टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप में, तो वो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। एंड शो करते हैं। मैम कौन सा वाला विंडो है ये विंडोज 10 है बेटा। बहुत, पर ना जब से मैंने विंडोज 10 डाला है मेरे इसमें ना प्रॉब्लम आने लग गई है। मैम आपका कंप्यूटर 32 बिट है या 62 बिट है? 32। मैम फिर थोड़ा प्रॉब्लम तो करेगा क्योंकि वो हाँ इसकी जगह आप 64 में ज्यादा अच्छा चल विंडोज रहा है। 7 यूज कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ये चीज। देखिए जब आप करते हो प्रोग्राम, ये तो सी की फाइल है मैम। एक मिनट रुक जाओ। मैम कोनियो डॉट एच नहीं लगाएंगे? जरूरी होता है बेटा क्या लगाना वो? मैम टर्बो सी में तो जरूरी होता है ना? किसने कहा? क्या डिफरेंस है, क्यों लगाते हैं कोनियो बताओ? मैम लाइब्रेरी फाइल है। नहीं लाइब्रेरी फाइल है। व्हाट इज द यूज ऑफ कोनियो?
मैं बताऊं क्या? मैम तब लगाते हैं जब हमें सी आउट सी इन का वो चाहिए होता है। कोनियो से बेटा नहीं किसने वो पढ़ाया सॉरी आपको? नहीं कॉन्यू नहीं मैम सॉरी गेट सी एच वगैरह जब चाहिए होता है हमें, मतलब एक ही पेज पे चाहिए होता है अभी तो तो मैंने इसका वो फंक्शन ही यूज नहीं किया बच्चे, नहीं तो मैं नहीं क्यों वो यूज बोल रहा करूं? है क्यों यूज होता है हेडर वो बता फाइल, रहा हूँ। हेडर फाइल बेटा मैम ये सी प्लस जरूरी प्लस में नहीं तो मैं होता। हाँ बोलो बोलो बोलो, पहले आप लोग बोलो फिर मैं आपका आंसर करूंगी। मैम सी प्लस प्लस में stdio.h तो नहीं ना होता मैम, ios stream.h ना होता। अरे बच्चे मैं कब कह रही हूँ कि मैं सी प्लस प्लस बना रही हूँ, मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ मैम कि टॉप व्हाट इज टू द डाउन और डिफरेंस बॉटम टू अप बिटवीन बता रही है। टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। थोड़ा सा पेशेंस रखो बस आप लोग। ओके मैम, आप बताइए। पहले तो आपकी हेडर फाइल्स का ही कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। ये तो सिर्फ मैं ऐसे ही बना रही हूँ। मैम क्लास या फंक्शन यहाँ पे मैम प्रोटोटाइप है। अरे भाई रुक जाओ, वेट कर लो। अब देखिए मैं आपको डिफरेंस बता रही थी कि मेन डिफरेंस क्या होता है। अभी मैंने एक टर्म यूज की टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। जो हमने ये वाला प्रोग्राम लिखा है, ये वाला, ये आप लोग जानते हैं ये है सी का प्रोग्राम, ठीक है। तो सी जो हमारी लैंग्वेज है वो क्या है, टॉप टू बॉटम है। क्यों मैंने टॉप टू बॉटम कहा? आप सब जानते हैं जब भी आप हेडर फाइल्स डिक्लेयर करते हैं उसके बाद क्या होता है, आप लोग मेन फंक्शन का यूज करते हैं। और कंपाइलर का क्या काम होता है, कंपाइलर वो कुछ नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ वो मेन फंक्शन देखता है कहाँ पे है। वो सीधा मेन फंक्शन में जाता है और फिर उसके अंदर जो भी आपने स्टेटमेंट्स दी हैं उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अगर मैंने सी प्लस प्लस में, अब ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा है ये ऐसे मैंने एक डमी बनाया है। ये सपोज सी प्लस प्लस में आपने कोई क्लास बनाई है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, क्लास बना ली और उसके बाद हमने लिखा मेन, राइट। तो अब देखिए मैंने भी क्या कहा आपको, जो कंपाइलर है आपका कहाँ पे जाता है, सबसे पहले वो मेन में जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेन सबसे ऊपर था और उसके बाद वो एंटर करके एग्जीक्यूट उसने सारी स्टेटमेंट की, राइट। बट इसमें कहाँ है मेन, यहाँ पे है। पहले वो मेन की जो भी चीजें हैं, मैंने हो सकता है क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट बनाया है वो मैंने मेन के अंदर ही बनाऊंगी ऑब्वियसली। तो पहले कंपाइलर यहाँ जाएगा, देन उसके बाद नीचे से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे तो कंपाइलर टॉप से नीचे आया है और यहाँ कंपाइलर बॉटम से टॉप पे गया है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच। क्लियर है? मैम एक मिनट मैम, क्लास जैसे मतलब जैसे क्लास में लिखे हैं तो मैम इसको अगर कॉल नहीं करेंगे तब तक तो ऊपर नहीं ना जाएगा। अरे मेरे बच्चे, मैं इसीलिए ये तो सिर्फ एक डमी बनाया मैंने, सिर्फ आपको बताने के लिए कि टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। अभी मैंने कोई प्रोग्राम थोड़ी बना दिया, ये दिस इज नॉट द करेक्ट प्रोग्राम, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको ये बताने के लिए बताया है कि जब भी आप क्लास के प्रोग्राम बनाते हो तो इसका मतलब है आप कौन सी अप्रोच का यूज कर रहे हो, बॉटम टू टॉप अप्रोच का यूज कर रहे हो। बॉटम टू टॉप अप्रोच मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका मेन तो सबसे नीचे है और सारी चीजें ऊपर डिफाइन हो रखी है। तो कंपाइलर सबसे पहले बॉटम पे आया ना आपका, फिर उसके बाद वो टॉप पे गया है। आया या नहीं आया समझ, यस और नो? यस मैम आ गया। ठीक है, तो आगे मैं प्रोसीड करूं? यस मैम। Yes, ma'am. हैंग हो गया। हैंग ही हो रहा है, मैं करूँ क्या? कंपाइलर पे कर क्या कह रहे हो बच्चे, क्या कह रहे हो? कह रहा हूँ अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ऑनलाइन कंपाइलर पे कर दूँ। हाँ वही करूंगी फिर। चलिए ठीक है, तो मेन आपका क्या था, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप अप्रोच थी।
फिर उसके बाद स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को हम लोग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, जो भी मैंने आपको मॉड्यूल्स वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना अभी। यस ठीक है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसको सपोर्ट करता है आपका? इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी चीजें। अब ये देखो आप, ये एनकैप्सुलेशन का क्या मतलब होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, ये मैं यहीं पे समझा देती हूँ आपको टर्म्स, क्योंकि ये फिर आगे भी आएंगी, राइट। तो देखिए सबसे पहला टर्म है आपका एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है आपका? डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है, एक सिंपल से एग्जांपल, हम लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। आपका जैसे स्विच बोर्ड है, ठीक है। स्विच बोर्ड क्या करता है आपका? अगर मैंने आपसे कहा कि फैन ऑन कर दो, आप सीधा स्विच ऑन करते हो फैन को और ऑन हो जाता है, ठीक है। तो बट आपको इसका जो इंटरनल चीज है, जो उसकी कोडिंग है वो अंदर लिखी है, वो आपको विजिबल नहीं है, सिर्फ आपको मेन पार्ट विजिबल है। उसको हम कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन, कि मेन चीज आपने छुपा दी है, सिर्फ आपको उतनी ही चीज विजिबल है जो जितनी चीज की आपको जरूरत है, राइट। एनकैप्सुलेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनकैप्सुलेशन? लाइक अ कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है कि उसके अंदर सारी चीजें इंफॉर्मेशन होती है। जैसे अभी मैंने एक बात की आपसे क्लास की, ठीक है। उस क्लास के अंदर क्या क्या चीजें होती है? मेंबर मतलब वेरिएबल्स होते हैं और कुछ फंक्शंस होते हैं। जब हम उस क्लास के अंदर होते हैं तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? एनकैप्सुलेशन, राइट। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्लास जो तो मैं बोल रही हूँ कि अभी तक आप लोग सी में हम लोग वेरिएबल्स बोलते थे। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मैम वैल्यू स्टोर करने के लिए स्पेस होता है। स्पेस होता है, वैल्यू स्टोर करने के लिए स्पेस होता है। हाँ, वेरिएबल का मतलब होता है यू कैन चेंज द वैल्यू एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो वेरिएबल मैं क्या बता रही थी आपको? हाँ, तो सी में हम लोग उस चीज को क्या कहते हैं? वेरिएबल। बट जब हम क्लास के अंदर वेरिएबल लिखते हैं तो उसको जब क्लास की बात करें, क्लास के अंदर जब हम क्लास के अंदर वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो हम वेरिएबल नहीं कहते उसको हम कहते हैं डेटा मेंबर। समझ आया? क्लास के अंदर जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो आप ये नहीं कहोगे दीज आर वेरिएबल्स, आप क्या कहेंगे? दीज आर डेटा मेंबर्स। समझ आया? यस मैम। सी में आप लोग क्या कहते थे? फंक्शन, हम लोग टर्म यूज करते थे फंक्शन, ठीक है। बट जब क्लास के अंदर आप फंक्शन जब बनाते हैं क्लास के अंदर, तब हम उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, हम लोग कहेंगे मेंबर फंक्शन। तो ये दो चीजें ध्यान रख लो। क्लास में जब आप वेरिएबल का यूज करते हो उसको हम क्या कहते हैं? डेटा मेंबर्स। और जब आप क्लास के अंदर ही कोई फंक्शन बनाते हो तो हम फंक्शन ना कह के उसको हम कहेंगे मेंबर फंक्शन। ठीक है? ठीक है बेटा? यस ओके मैम। हाँ, फिर उसके बाद एक टर्म आती है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है आप एक ही नाम से कई चीजें बना सकते हो, बट उसमें कुछ चीजें होती है कि आपने एक ही नाम की चीजें तो बना ली, तो उसमें आप पैरामीटर डिफरेंट दो, कुछ ना कुछ छोटे मोटे माइन्यूट से चेंजेस होते हैं, बट फॉर्म का नाम सेम होता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ये सब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोग्राम के टाइम पे। अभी तो सिर्फ आपको ये समझ आना चाहिए कि हाँ ये सारे क्या है, इसके फीचर्स है। दीज आर द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। देन फिर उसके बाद आता है आपका एक इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस का नॉर्मल मतलब है कि हम लोग कहते हैं ना कि देखो इसकी जो आँख है मम्मी से मिलती है, नाक पापा से मिलती है, तो इसका मतलब क्या है कि, और ये कहते हैं कि भाई जो इसका कलर है दादा के ऊपर गया है, नानी के ऊपर गया है, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। तो इसका मतलब है कि आपने अपने ऊपर वालों से क्या किया है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को ले लिया है। तो इसी तरह से क्लासेस क्या करती हैं, हम जिस क्लास में हैं, हम अपनी ऊपर वाली क्लास से उनकी प्रॉपर्टीज को हम फेच कर सकते हैं। तो वो आता है आपका इनहेरिटेंस में, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये कहते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इज लेस सिक्योर बिकॉज देयर इज नो वे ऑफ डेटा हाइडिंग, बट ऊप्स में तो आपका डेटा हाइडिंग है ही है।
जो अभी हमने कहा कि आपको सिर्फ मेन चीज दिखा दे, इंटरनली चीज जो होती है वो उसको नहीं शो करता। ठीक है, तो ये सारे आपके कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इसमें सारा आपका यही सारी छोटी छोटी चीजें थी थ्योरी में। अभी मैम पॉलीमॉर्फिज्म क्या बताएं? पॉलीमॉर्फिज्म होता है बेटा, पॉली मीन्स मैनी। तो इसमें क्या होता है कि आप कुछ जैसे फंक्शंस बना रहे हैं, ठीक है। अब आपने सी में जब फंक्शंस बनाए होंगे तो हमेशा आप क्या करते थे, फंक्शन के नाम हमेशा चेंज होते थे। आप एक ही नाम का फंक्शन नहीं बना सकते थे, होता था ना ये प्रॉपर्टी उसमें सी में। बट सी प्लस प्लस में क्या है कि आप एक ही नाम के फंक्शंस बना सकते हो, बट उसमें क्या डिफरेंस होता है, जब आप उसमें पैरामीटर्स वगैरह पास करते हो तो उसमें चेंजेस होते हैं। पैरामीटर सेम नहीं हो सकते, बट हाँ नेम ऑफ द फॉर्म और नेम ऑफ द फंक्शन कैन बी सेम और कुड बी सेम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आगे करेंगे। पैरामीटर से मतलब मैम क्या? पैरामीटर मीन्स आर्ग्यूमेंट। सी में आप लोगों ने फंक्शंस बनाए थे, यस कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस वगैरह चीजें यूज की थी आपने। यस मैम। तो जब आप कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, जब आप फंक्शन का नाम देते थे फिर आप ब्रैकेट डालते थे, उसमें आप कुछ लिखते थे इंट ए कॉमा इंट बी फंक्शन के अंदर, तो वो क्या होते हैं, वो सारे पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स ही तो कहते हैं उनको हम। ठीक है, यस मैम। तो अब आप बताओ कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट, क्या होता है ऑब्जेक्ट? यस यस। ऑब्जेक्ट बोल सकते हो आप, और एक, नॉर्मल। हाँ, और एक चीज याद रखना कि क्लास कभी भी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करती है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, क्लास कभी भी अपने लिए मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करती है। क्लास मेमोरी कब ऑक्यूपाई करती है, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है आपका वो मेमोरी एलोकेट करता है, बट क्लास अपने आप से कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ क्लास में हम लोग डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस को ही डिफाइन कर सकते हैं। और वो एक्सेस कब होते हैं, जब आप उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, कोई उसके लिए आप ऑब्जेक्ट बनाते हो और उस ऑब्जेक्ट्स को उस क्लास के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को कॉल करते हो। ठीक है, और इनहेरिटेंस क्या होता है, व्हाट इज इनहेरिटेंस? मैम इनहेरिटेंस एक तरीके की मैम, जैसे नॉर्मल में तो मैम पेरेंट्स टू चाइल्ड, चाइल्ड टू जो होता है ना, हाँ, वी पेरेंट्स, हाँ हाँ। वो। तो पेरेंट क्या हो गया, आपकी हायर क्लास हो गई, और कहेंगे आपकी बेस क्लास हो गई। ठीक है, और आप कौन सी क्लास हो गए, आप हो गए डिराइव्ड क्लास। तो डिराइव्ड क्लास हमेशा बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। अच्छा, कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, फिर मैं आगे शुरू करती हूँ। मैम इनहेरिटेंस के टाइप्स बताना। मैम कोड ये अभी हम लोग उसमें करेंगे इनहेरिटेंस के टाइप बेटा, जब आपका प्रॉपर कोडिंग आएगा। मैम कोड रीयूज यूजेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कोड ऑफ रीयूजेबिलिटी का मतलब है कि उस कोड को आप कहीं पे भी कितनी बार भी यूज कर सकते हो। जैसे आप फंक्शन बनाते हो, ठीक है, सी में जैसे आप फंक्शन बनाते थे, उस फंक्शन को कभी भी आप कितनी टाइम्स भी यूज कर सकते थे, कॉल कर सकते थे। जितने टाइम कॉल करोगे इसका मतलब उतनी टाइम आप उस कोड को यूज कर रहे हो। और मैम एक सेकेंड पीछे जो आप दिखा रही थी, एक बार जरा पीछे जाइएगा। हाँ हाँ, यहाँ पर अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसका मतलब नहीं समझ हाँ, में आया। देखिए जो, ETC। हाँ हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म जो कॉन्सेप्ट है, जब हम इनहेरिटेंस करते हैं ना बच्चे, इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो उस टाइम पे आपका पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट का यूज होगा। ठीक है। ठीक है, और कुछ, एनी डाउट? So basics of C++. First one is character set. So the character set is a combination of English language comprising of the alphabets and the white spaces and some symbols from the mathematics, including the digits and the special symbols. कैरेक्टर सेट क्या है आपका, कोई भी चीज का मतलब कोई इंग्लिश लैंग्वेज, कोई अल्फाबेट, कोई नंबर, कोई डिजिट, या फिर आपने
क्या नाम है, स्पेस बार से स्पेस प्रेस किया, वो भी एक आपका कैरेक्टर सेट है। ठीक है, तो ये जितनी भी कीबोर्ड की जितनी भी चीजें हैं दैट इज कैरेक्टर सेट। यहाँ पर जो मैम कैरेक्टर सेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज दिया है, तो यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज की जगह कोई और लैंग्वेज नहीं मतलब हो सकता है? देखो आपको ये तो पता ही होगा ना, आपका जैसे स्काई कोड जो होता है, या तो स्काई कोड क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड होता है, तो उसी चीज को उन्होंने बताया है। वो तो कुछ भी हो सकता है, या कीबोर्ड हमारे पास इंग्लिश वाला रहता है ना, कोई बाहर के पास कोई हो सकता है कोरिया में कोरियन लैंग्वेज का हो, तो वो सब उनका कैरेक्टर सेट हो गया। मैम यहाँ व्हाइट स्पेस का मतलब क्या होता है? व्हाइट स्पेस का मतलब होता है स्पेस बार, जो आप ब्लैंक स्पेस देते हैं। ओ ठीक है, ठीक है बेटा। यस मैम। ओके, तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स होते हैं कांस्टेंट, वेरिएबल्स, फंक्शंस, लेबल्स, डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो कांस्टेंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर कांस्टेंट्स? इनका वैल्यू मैम कभी चेंज नहीं हो सकता, डिफाइंड वैल्यू You cannot change the value of constant variable, not variable, constant. हाँ, you cannot change the value of constant. बस, like जैसे अब मैंने यूज किया पाई। मैम आपका आवाज नीचे हो रहा है। भाई तो अपना माइक बंद कर दो। हेलो, यस मैम आप ठीक है? बोलो। जैसे हमने कहा पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। इस वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो कांस्टेंट में जो भी आप वेरिएबल यूज कर रहे हो, जैसे मैंने कहा a इज इक्वल टू 2, तो पूरे प्रोग्राम, हाँ सॉरी, a इज इक्वल टू 2 किया तो इसका मतलब a की वैल्यू 2 है। ठीक है, पर जब आप कांस्टेंट वैल्यू डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल का आके आपको कुछ तो लिखना पड़ेगा, तभी तो वो समझेगा कि आप इसको कांस्टेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कांस्ट लिख देते हैं हम लोग, CONST। खैर वो जब हम प्रोग्राम करेंगे तब मैं बताती हूँ कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज वेरिएबल। सो व्हाट इज वेरिएबल? मैम जिसका वैल्यू रन टाइम के टाइम वेरी कर सकते हैं। हाँ, जैसे कोई भी हमने कहा कि दो नंबर्स को हमने ऐड करना है, तो ए और बी में मुझे क्या करना है? वैल्यूज एंटर करनी है। तो एक बच्चा आके ए की वैल्यू कोई करता है और बी की वैल्यू कोई दूसरी करता है। इसी तरह से सेकंड बच्चा आता है, उसने ए की वैल्यू कुछ और की और बी की कुछ और की। तो मतलब रन टाइम पे आप उन वेरिएबल्स की वैल्यू को कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी असाइन कर सकते हो। फंक्शंस क्या होता है? Set of rules which execute in the program. यस, सेट ऑफ रूल्स। लेबल्स क्या होते हैं? किए सी में लेबल्स। लेबल्स क्या होते हैं कि हम लोग वहाँ पे जो भी आप कोई किसी लाइन को हम लेबल कर देते हैं, कि जैसे मैंने कहा लेबल का कुछ भी नाम दे दिया। अब मेरे को, मैं कहीं 10वीं लाइन पे हूँ और मेरे को सेकंड लाइन पे जाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम लेबलिंग कर देते हैं उसकी, तो उस लेबल के थ्रू मैं उस लाइन पे इजीली पहुंच सकती हूँ। इस तरह से। यस, लेबल का मतलब आप मार्क करने को बोल रही हैं? हमको जिस लाइन पे जाना है उस लाइन को मार्क कर देंगे। यस, Reference points. नाउ डिफाइन डेटा टाइप्स। क्या होते हैं डेटा टाइप्स? व्हाट आर डेटा टाइप्स? सेट ऑफ वैल्यूज। सेट ऑफ वैल्यूज, जैसे मैम जैसे मैम इंट हो गया, इंट का 2 होता है, कैरेक्टर, कैर, फ्लोट। तो इसका क्या मतलब हुआ? वैल्यूज बताता है कि जैसे एक वो हमारा डिफाइंड डाटा टाइप नंबर डाटा हुआ जिसका वैल्यू पहले से डिफाइंड है लाइब्रेरी में। जैसे मैम फंक्शन में अगर मुझको 1+2 ऐड करना है, तो ये इंट का वेरिएबल है, मतलब इंट का डेटा टाइप है, इंट 1+2। तो डेटा टाइप हमें बताता है कि हमें किस टाइप की वैल्यू एंटर करनी है। सिंपल। ठीक है, अच्छा।
और एक चीज इसमें लिखा है सम नेमिंग रूल्स फॉर कॉमन इन बोथ सी एंड C++। क्या क्या है? अच्छा, एक तो ये बताओ, सी जो है आपकी, सी लैंग्वेज क्या केस सेंसिटिव लैंग्वेज है? यस। आओ कैसे? मैम उसमें जैसे प्रिंटफ जो फंक्शन हम लोग यूज करते हैं उसके में अगर कैपिटल में लिखते हैं तो उसका मीनिंग दूसरा हो जाएगा। यस हम लोग यस प्रिंटफ हम लोग स्मॉल में हमेशा यूज यस करते हैं। यस यस सेम C++ में भी C++ भी क्या है आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। अच्छा, जब भी आप क्या नाम है कोई भी वेरिएबल यूज करते हैं, कोई भी आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो हमेशा क्या रूल होता है कि आपका वेरिएबल हमेशा अल्फाबेटिकल ही होना चाहिए। फर्स्ट लेटर शुड बी अल्फाबेटिकल, और डिजिट उसके बाद आपको 1 2 3 जो भी देना है दे सकते हैं। और अंडरस्कोर। और अगर आपको स्पेस देना है, अगर मैंने कहा रोल नंबर, तो रोल और नंबर के बीच में देखा जाए तो स्पेस है, बट हमें क्या करना होता है कि स्पेस के बदले आपको क्या करना होता है, अंडरस्कोर देना अंडरस्कोर होता है। सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर में अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज कीवर्ड्स? मैम वैसा वर्ड जिसका कि पहले से लाइब्रेरी में उसका वैल्यू डिफाइंड है, जो उसको अगर हम उसका यूज करते हैं प्रोग्राम में, वो पहले से डिफाइंड वैल्यू का ही यूज करेगा, वो हमको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, बताओ, जैसे कोई एग्जांपल दो मुझे कीवर्ड्स के। मैम जैसे गेट ch प्रिंटफ, ये सारा जितना भी है लाइब्रेरी का हो गया, इसका पहले से फंक्शन डिफाइंड है। प्रिंटफ का काम है आउटपुट प्रोवाइड करना। तो बेटा कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड को हम लोग रिजर्व्ड वर्ड भी कहते हैं। यस मैम। ठीक है, रिजर्व वर्ड। तो जो भी आपके, जैसे अभी आपने कहा कि जब आप प्रिंट एफ का पी कैपिटल लिखते थे तो वो क्या करता था, उसका मतलब कुछ और कह देता था। यस मैम, ठीक वहाँ है, के तो सेंसिटिव ये का सब एरर चीजें होगा। क्या है? दीज आर द रिजर्व वर्ड, दीज आर द कीवर्ड्स जो ऑलरेडी कहाँ डिफाइंड है आपके लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में डिफाइंड है पहले से ही। ठीक है, तो उनको आप चेंज नहीं कर सकते, उसके अलावा आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है आपका, ठीक है। यस मैम। हैश इंक्लूड iostream डॉट एच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉट एच एंड iostream? मैम हेडर फाइल है ये तो। व्हाट इज हेडर फाइल? मैम हेडर फाइल जिसमें मैम लाइब्रेरी फंक्शन पहले से स्टोर रहता है। आप ये कहेंगे कि जो भी आपके फंक्शंस है, उन फंक्शंस की डेफिनेशन इसमें होती है, रहती है। ठीक है। यस मैम। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे iostream डॉट एच ही क्यों लिखा? यस, सो IO का मीन्स इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट आउटपुट इसमें क्या होता है, जब भी आपको कोई इनपुट लेना है यूजर से, जो चीज आपको स्क्रीन पे यूजर को दिखानी है, तो हम लोग क्या करते हैं, सी आउट का यूज करते हैं। और कोई वैल्यू लेनी है कीबोर्ड से तो हम सी इन का यूज करते हैं। तो जैसे आप प्रिंट एफ यूज करते थे उसमें उसकी जगह सी आउट और स्कैनर की आप जगह प्रिंट सी एफ यूज करते थे, इसमें हम लोग सी आउट का यूज करेंगे। उसमें आप स्कैनर यूज करते थे, इसमें हम क्या यूज करेंगे, सी इन का यूज करेंगे, राइट। यस मैम। उसके बाद हाँ बोलो। यहाँ पर मैम यूजिंग नेम स्पेस std है, ये क्या है? इसका मतलब नहीं हमको समझ में आ रहा है। तो अभी बता रहे हैं, अब हम नेक्स्ट लाइन पे ही आ रहे हैं। ओके। देखिए, अभी मैंने कहा कि मैं टर्बो C++ पे काम करूंगी, यही बोला ना मैंने। तो जब आप टर्बो C++ में काम करते हैं तो उसमें क्या होता है बच्चे, उसमें हमें हेडर फाइल देनी पड़ती है, ये पूरा मुझे लिखना पड़ता है। यस मैम। नहीं बताती। मैं एक यहाँ पे देखिए,
ये हो गया टर्बो सी का, ठीक है। जो आप कह रहे हैं डेव सी प्लस प्लस वगैरह जो नए कंपाइलर्स आए हैं, नए कंपाइलर्स में क्या है कि हमें हेडर फाइल नहीं देनी होती, हमें क्या देना होता है, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, सिंपल, ठीक है। उसके बाद मैम हैश से शुरू होगा ना? सॉरी 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 सॉरी, क्या कर रहे हैं ये, ठीक है। उसके बाद यूजिंग ने हैंग हो रहा है, यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है। जब आप नए कंपाइलर में अपना C++ लिखते हैं प्रोग्राम, तो आपने हेडर फाइल यहाँ डिफाइन नहीं किया, हमने यहाँ लिखा यूजिंग नेम स्पेस std। अब यहाँ पे जो नेम स्पेस है वो क्या करते हैं, नेम स्पेस अब यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन दोनों चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती है। और यहाँ हमने जो std लिखा है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड, जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं वो सब आपके इस नेम स्पेस में, std नेम स्पेस में इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही डिफरेंस है कि उसमें हमें क्या करना होता है, iostream.h देना होता है, बट इसमें हमें हेडर फाइल नहीं देनी होती। और दूसरी चीज, अब आप लोग getch का यूज करते थे, तो getch का क्या यूज होता है, getch फंक्शन का रिजल्ट को होल्ड करके रखना, स्क्रीन पर होल्ड करके आउटपुट को रखना। हाँ, बट इसमें जो आप जो नए कंपाइलर्स हैं उसमें आपको जरूरत नहीं है getch फंक्शन, वो ऑलरेडी इस उसके में इन हेडर फाइल में ये चीज यस। इसी तरह से अभी एक बच्चे ने कहा था कि conio.h, अब वो conio.h का क्या यूज था बच्चे, जब आप हेडर फाइल, हाँ बोलो। सी आउट और सी इन के लिए यूज होता है। नहीं बच्चे, conio.h क्यों होता है, वो तो iostream.h होता है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। सी में stdio.h होता था। conio.h का यूज होता है एक तो स्क्रीन पॉज जो करते हो आप, दूसरा जब आपको क्लियर कर CLR SCR फंक्शन देते, क्या हो गया, ब्लैंक हो गए सी में बिल्कुल, इसमें स्क्रीन क्लियर करने के लिए। तो आप टर्बो C++ करेंगे यूज, तो उसमें तो आपको conio.h अगर स्क्रीन क्लियर करवानी है तो देना पड़ेगा और स्क्रीन होल्ड करवानी है, अदरवाइज नए वाले जो जितने भी कंपाइलर्स हैं उसमें ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यही डिफरेंसेस हैं आपके। conio.h का क्या बताइए? conio.h होता है आपका कि जब आप रन करते हो प्रोग्राम को, यस मैम, ठीक है, तो आपने एक बार रन किया, वैल्यू दे दी उसमें, अगेन फिर से आपने रन किया, तो जो पहले वाला प्रीवियस वाला जो आपने रन किया था वो वहां से साफ नहीं होता, क्लियर नहीं होता, वो आपको एज इट इज मिलता है, फिर आप नीचे वैल्यू, तो मतलब वो स्क्रीन ना भरी भरी रहती है। यस पर मैम, आप उसमें चाहते, कंफ्यूजन भी होता है कई बार। हाँ, तब आप चाहते हो कि जब भी मैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं तो ये जो स्क्रीन है ना मेरे को हमेशा साफ मिले, क्लियर मिले, तो वो इसका मतलब कोई ना कोई फंक्शन यूज करना पड़ेगा उसके लिए, तो वो फंक्शन होता था क्लियर स्क्रीन। अब उस क्लियर स्क्रीन के लिए कोई हेडर फाइल भी चाहिए, यस मैम, तो उसका conio.h चाहिए, तो इसका यूज होता है conio.h का। एक तो जैसे आपने स्क्रीन को पॉज कर दिया और आपने अपनी स्क्रीन को क्लियर कर दिया, क्या करती है स्क्रीन को क्लियर, CLR SCR होता है ना आपका। अच्छा मैम, ये टर्बो सी में यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड तो नहीं ना डालते टर्बो हैं? C++ में नहीं, ये आपके जितने भी नए कंपाइलर्स हैं, टर्बो C++ बहुत ओल्ड आपका कंपाइलर है, बट जो आपका ये है ना डेव C++ और और विजुअल स्टूडियो कोड, हाँ, तो ये सब आपके नए कंपाइलर्स हैं, तो उसमें आपको जरूरत नहीं है, सॉरी उसमें आपको यूजिंग नेम स्पेस वगैरह देना होगा, तो इसी से वो सारी चीजें ले लेना, ठीक है। वैसे मैम ये यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड किस लिए यूज करते हैं, एक बार फिर से बता दीजिए।
इसमें सारी चीजें आपको, जैसे स्क्रीन पॉज अपने आप हो जाएगी, स्क्रीन क्लियर अपने आप हो जाएगी, तो आपको ये सब देने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी बेसिक फंक्शंस वो सब आप इसमें समझ गए, वो कर सबका सकते इसमें उसका इसके हाँ। डाल देने से सारा काम आसानी से हो जाएगा। यस 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 यस। मैम ये पीडीएफ मिल सकता है? बेटा ये क्या नाम है, पीपीटी चाहिए ना आपको? यस मैम। जी मैम, हाँ वो मैं मुझे दे दूंगी बेटा, दे दूंगी पीपीटी। थैंक यू मैम। मैम कहाँ पे दोगे? मेरे को एक बच्चा वो दे देना अपना व्हाट्सएप नंबर, एक सेकंड मैं होल्ड करना। ईमेल पे। नहीं मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, या तो आप एक काम करो, ग्रुप बना लो एक। यस मैम। एक मिनट होल्ड कर लो बेटा, ग्रुप बना लेना, मैं उस पर भेज दूंगी। अदरवाइज कोई एक बच्चा मुझे दे देना अपना नंबर, मैं उस पर भेज दूंगी, ठीक है? ग्रुप बना के लिंक को ग्रुप में सेंड कर देना। मैं ये भेज दूंगी ग्रुप पे ले लेना तुम। अबे मेरिट वाले ग्रुप पे नहीं है। आता है डेटा टाइप्स, इंटीजर, कैरेक्टर, बूलियन, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट, वाइट कैरेक्टर, वैल्यूलेस और वॉइड। अच्छा अब आप लोग मुझे एक चीज बताओ, ये वॉइड का क्या मतलब होता है? वॉइड क्या होता है? नो रिटर्न टाइप। वाइट का मतलब खाली खाली। ब्लैंक स्पेस। रिटर्न टाइप नल होता है मैम। नल मैम नल, मैम बात एम्प्टी। नहीं करेगा मैम। हम जो कुछ रिटर्न नहीं करता। तो जब आप सी में प्रोग्राम बनाते थे तो क्या लिखते थे उसमें? मैम वर्ड मेन। वॉइड मेन लिखते थे, यस मैम। और मेन के साथ और क्या क्या लिखते थे? एक तो वॉइड हो गया, और मैम इंट मेन भी लिखते थे। इंट मेन क्यों लिखते थे? मैम उसमें जब रिटर्न वैल्यू पास कराना होता था तब। यस लास्ट में हम रिटर्न 0 बिल्कुल। रिटर्न दे दो। ठीक है, और तो- मैम int की जगह कभी कभी डबल भी ले सकते हैं ना। ठीक है, जब बिल्कुल ठीक है। ज्यादा चलो वैल्यू ये तो पास कराना कॉन्सेप्ट हो तो। क्लियर है आपका। ज्यादा वैल्यू पास करवाना मतलब? मतलब मैम जैसे इंटीजर में मैम सिंगल वैल्यू डालना रहता है, लेकिन अगर आपको एक साथ कई सारा डालना है तो मैम डालना तब है उसी तो जगह उसके लिए डबल डबल यूज आप यूज करते कर हैं। सकते बेटा हैं। एक बच्चा बोलो, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। एक बच्चा बोलो क्या क्वेश्चन है? मैम जैसे मैम इंट वैसे मैम कोई वेरिएबल में इंट डाले तो उसमें मैम सिंगल वेरिएबल वाला वैल्यू पास होता है, लेकिन जब अगर मैम ज्यादा कराना हो तब उसमें इंट की जगह डबल डालते हैं। हाँ वो मैं बता रही हूँ आपको, वो मैं अब वही उसी पे आ रही हूँ। इंटीजर तो आपको पता ही है क्या होता है, जिसमें आपको कोई नंबर, मैम जैसे कोई 49 भी नॉर्मल नंबर, हाँ, सिंगल की जगह 1 मैम 2 3 4 डबल है तो 5 यहाँ मैम डबल एनी डालते हैं। नंबर विच कम्स अंडर इंटीजर डेटा टाइप, मतलब इंट, ठीक है? अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे को कोई, क्या नाम है, क्या कह रही थी मैं, इंटीजर कितने बाइट्स को होल्ड करता है? 2 बाइट्स को मैम। 2 बाइट्स को। 4 को करते हैं, सोच लो 2 4। 2/4 मैम 4। एक और भी ले लो। टर्बो पे मैम 2 लेता है और सही बोल रहे हो। बाकी सब पे 4 लेता है। इसी तरह से अगर मेरे को फ्लोट में करना है तो फ्लोट का क्या मतलब होता है? पॉइंट वाला, जैसे कि पॉइंट में कोई रहता है नंबर, उसे float जो में भी डेसिमल में आपको, जैसे आपके मार्क्स डेसिमल परसेंटेज है, तो वो अगर डेसिमल की मेरे को ज्यादा जैसे मैंने कहा कि 93.76534, तो काफी सारे डेसिमल के बाद मेरे को नंबर्स चाहिए, तो उसके लिए हम यूज कर लेंगे डबल फ्लोट। तो इस तरह से आपके अलग अलग चीजें हैं। वॉइड है तो वॉइड एक डेटा टाइप हो गया आपका, इस तरह से। फिर आता है आपका एक डिराइव डेटा टाइप्स, एरेज, फंक्शन, रेफरेंसेस एंड पॉइंटर्स। ये सब हम तभी करेंगे बेटा, ये कॉन्सेप्ट, जब आप प्रॉपर प्रोग्रामिंग करोगे, ठीक है? वैसे पता है एरेज क्या होते हैं? यस मैम। क्या होते यस हैं? मैम, array is a collection of similar data types. इसका यूज क्या होता है एरेज का? मल्टीपल अगर डेटा का यूज हो तो मेरे हम जैसे सेम टाइप ऑफ मल्टीपल वेरिएबल का हो तो क्या चीज, क्या कह रहे हो? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सेम टाइप वेरिएबल। ऑफ डेटा टाइप। हाँ ठीक है ठीक है। फंक्शंस भी पता है आप लोगों को?
रेफरेंसेस क्या होते हैं? जैसे आर्गुमेंट कोई एड्रेस पास करते हैं फंक्शन में, उसे मैम एड्रेस कर आर्ग सकते कोई फंक्शन में सही बोल रहे हैं, एड्रेस वगैरह जब आप पास करते हैं। और पॉइंटर्स? ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये तभी आपको समझ आएंगे अच्छे से जब हम प्रोग्राम बनाएंगे। और ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हैं, क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनिमरेशन। ये भी आपके क्या हैं? ये सारे उनकी वैल्यूज हैं। int contains 4 bytes, float and double contains 4 and 8 bytes, char contains 1 byte, wchar it is similar मैम to इंट the का 4 बाइट होता है इसका। बेटा वो अभी बताया था ना, डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंपाइलर का यूज कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये बूल बूल का क्या मतलब होता है? बूल, बूलियन। ट्रू या फॉल्स वैल्यू। बूलियन का मतलब होता है ट्रू फॉल्स, 1 या 0। ठीक है। तो जब आपको कोई इस तरह का डेटा टाइप का यूज करना है तो हम यूज करते हैं बूल डेटा टाइप। ये सारा अच्छा, मॉडिफायर्स क्या होते हैं? व्हाट आर मॉडिफायर्स? मेरी फ्रेंड थी और भी सारी बात निकल गई। मैम जैसे परसेंट डी है मैम, इंटीजर के लिए परसेंट एफ है, फ्लोट के लिए। मॉडिफायर व्हाट आर मॉडिफायर्स बताएं। सर ये मैम ये फंडामेंटल डेटा टाइप को मॉडिफाई करता है। जैसे जैसे यस, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, एंड व्हाट इज अनसाइंड? यस। व्हाट अबाउट शॉर्ट एंड लॉन्ग? अरे मैम -32768 और प्लस में 32767। मैडम कहाँ गई? घट्टा नहीं मारा यार, उनको भी मारा। अरे ये बार बार फिर लॉक हो गया है। मैम रेंज सुन लो। फिर से वो लॉक है सिस्टम ना, क्या दिक्कत आ गई है? एक सेकंड, फिर ऑन करती हूँ सिस्टम। बार बार ना पता नहीं क्या हो गया, इसे बार बार लॉक 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 हो ही जा रहा है। पानी नहीं आया ना? मैम पिक्चर्स में स्क्रीनशॉट का डॉक्यूमेंट होगा उसके अंडर है। हाँ, तो ये आ क्यों नहीं रहा है इसमें?
देखिए सबसे पहले हमेशा हम डायरेक्टिव यूज करते हैं। डायरेक्टिव मीन्स हैश इंक्लूड, क्या इंक्लूड करना है अब आपको? अगर सिंपल आपको क्या करना है, सिर्फ अपना नाम डिस्प्ले करना है, तो हैश इंक्लूड iostream डॉट एच। तो डॉट एच मीन्स आपको पता ही है हेडर फाइल। हम किस तरह की हेडर फाइल का यूज कर रहे हैं? हम उस तरह की हेडर फाइल का यूज कर रहे हैं जिसमें आपको इनपुट और आउटपुट वाले फंक्शंस का यूज करना है, ठीक है। अब इसमें जैसे मुझे करना है मेन, ठीक है। मेन आपका क्या है? मेन ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? फंक्शन है। कैसे पता ये फंक्शन है? हाउ डू यू नो दिस इज अ मैम फंक्शन? इसके आगे डबल ब्रैकेट का साइन है। यस, वेरी गुड। इसके आगे पेरेंथेसिस है, मींस दिस इज द फंक्शन, राइट? यस मैम। नाउ कर्ली ब्रेसेस, इसका मतलब नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर बॉडी। इंट कोई भी अगर सपोज आपको, हमें तो सिंपल क्या करना है? सिंपल हमें अपना नाम डिस्प्ले करना है, सी आउट, और फिर डबल ओपन एंगुलर ब्रैकेट। हाँ। माय then, नेम। अच्छा ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप कोई स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं अपनी स्क्रीन पे, ठीक है, जब भी आप कोई भी स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। अब वो कैरेक्टर्स क्या है? स्ट्रिंग होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड नंबर्स। वो डिपेंड करता है कि आपको नंबर भी कर सकते हो या कोई कैरेक्टर्स भी कर सकते हो। तो जब भी आप कुछ भी इस तरह का आपको करना है तो यू हैव टू राइट, you have to put double quotes and then जो भी आपको प्रिंट करना है, if I'm writing this is my name कुसुम, ये नौकरी करती थी, ये भी right, रिटायर हो गई है, and double quotes and this is the semicolon. So what is the use of semicolon? क्या यूज होता है सेमीकोलन का? मैम ये टर्मिनेट करने के लिए होता है। टर्मिनेट मतलब कि अब हम बता रहे हैं कंपाइलर को कि मेरा ये स्टेटमेंट है वो यहाँ तक है, अब आप नेक्स्ट वाली लाइन पे जाइए, ठीक है। तो हमने अपने कंपाइलर को ये बता दिया है। उसके बाद अब देखिए, मैंने सपोज मेरा इतना ही फंक्शन है, ठीक है, इतना ही मेरी बॉडी में है। अब मैं इसको रन करती हूँ, तो रन आप करिए, जाइए, Alt plus F9, ये कंट्रोल प्लस F9। ठीक है। बट वो कह रहे हैं एक एरर है। क्या एरर है? मस्ट यूज C फॉर टाइप इन। मैम हाँ? मैम यहाँ पे एक इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग के बाद इंक्लूड कोनियो डॉट एच भी आपको डालना होगा, तब रन करेगा। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? मैम लाइब्रेरी फाइल में आप हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच भी इसमें डालिए, तब आपका रन करेगा। ये सी का फाइल है। ये तो सी, तो अभी सी, हाँ मैंने, पर फिर भी वो ना अभी देखना दिक्कत ही करेगा। मैम सेव एज एक सेकेंड करते हैं। सपोज हमने लिख दिया अब देखिए क्या हुआ, आया क्यों नहीं? मैम कंपाइल कीजिए, डिस्प्ले क्यों नहीं हुआ पता है? आते ही चला गया। आपने देखा होगा एक ब्लिंक किया है हल्का सा, जो वो ब्लिंक किया है उसी चीज को मुझे क्या करना है? पॉज करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करें? गेट सीएच में मैम रिटर्न वैल्यू 0। अब रन करेगा ये? यस मैम। ये तो कह रहा है कि फंक्शन getch should have a prototype. मैम रिटर्न 0। नो बेटा, why we are writing return 0? मैम इंट मेन देना होगा। नहीं सही है, मेन डालने से रिटर्न हमें तब देना है जब आपने मेन फंक्शन को
कोई टाइप दिया है, कोई अगर आपने इंटीजर टाइप कोई दिया है तब आपको रिटर्न करनी है वैल्यू, अदरवाइज आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, वॉइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वी शुड ट्राई टू, अरे मैम कोनियो यूज कीजिए, हो जाएगा। हाँ वही कर रही हूँ, ये तो मैं सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या है। मैम सी आउट के बाद मैम ये जो एंगल ब्रैकेट डाले मैम इधर में नहीं डालेंगे? नहीं, वो लेफ्ट हैंड साइड में डालते हैं जब आप कोई वैल्यू इनपुट ले रहे हो, जब आप कीबोर्ड के थ्रू कुछ इनपुट करवा रहे हो तो वो अपोजिट साइड में लेते हैं। हाँ जी। तो अभी तो सिंपल मैंने क्या किया, अपनी स्क्रीन पे मुझे क्या करना है, शो करना, डिस्प्ले करना है। मेरे को अपना नाम डिस्प्ले करना है। मैम वो छूट रहा है। ये तो अभी भी एरर दे, अच्छा सॉरी, मैंने इसे क्यों टर्मिनेट कर दिया, दिस इज नॉट द क्लास। ये क्या कह रहा है, अरे उफ, और देख रहे हैं आप, फिर से मैं करती हूँ। मैम एक बार फिर कौन चीज क्या है? मैम इसमें तो डिस्प्ले दो बार कर रहा है कुछ। हाँ वही मैं कुछ बता, ये अब तो ये कुछ भी नहीं हो रहा है, क्लियर स्क्रीन नहीं डाली इसीलिए ऐसा। हाँ वही मैं दिखाना चाह रही थी, पर इसमें अब ये दिक्कत ही कर रहा है। चलो क्लियर स्क्रीन भी डाल देते हैं। LRSCR ठीक है, यस अब सही, ठीक है। अच्छा अब देखिए बेटा, हाँ मैं क्या बता रही थी, हाँ अब क्लियर स्क्रीन और गेट ch तो समझ आ गया आपको कि क्यों हम क्लियर स्क्रीन का यूज करते हैं और इसके लिए कौन से हेडर फाइल का यूज होता है, ठीक है। अगर कोई आपने कहा कि आपको अपना नाम या अपना कोई भी नंबर एंटर करना है, तो इसका मतलब अगर मैंने लिखा int a, तो a क्या है, a मेरा किस तरह का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का, इंटीजर टाइप का, ठीक है। अब उसके बाद एक बच्चे, अब मैं यहाँ लिखती हूँ सी आउट एंटर एनी नंबर। अब ये तो एंटर मैं कर दूंगी, अब वो नंबर कहीं ना कहीं तो जाके स्टोर होगा नहीं होगा, तो वो नंबर हम कहाँ स्टोर करवा लेते, सी में। अच्छा मैम इसमें मैं कमांड न्यू लाइन वाला वो सब चलेगा, सब चलेगा बेटा, सब चलेगा। मैम इसमें एसटीडी यूज नहीं करेंगे न्यू लाइन के लिए? मैम यहाँ C++ में तो दूसरा कमांड है ना। एक मिनट अभी करेंगे ना, आप पेशेंस नहीं रख रहे हो। ठीक है, देखते हैं रन करके क्या करता है ये। ठीक है, एंटर नंबर इज 3, तो ये समझ आ गया कि ये आपका क्या है। मैम सी आउट के बाद मैम जैसे एंगल ब्रैकेट डाली है मैम, फिर इंटर नंबर इज, उसके बाद मैम फिर से यहाँ डालने का क्या मतलब? वो ये कुछ शो कर रहा है कि ये में जो भी वैल्यू ये कह रहे हो आप, ये कह रहे हो बच्चे? यस मैम। ये है, देखो ये जो डबल कोट्स में दिया है, डबल कोट्स का मतलब है जो डबल कोट्स में मैंने स्टेटमेंट दी है, वो स्टेटमेंट तो मैं एज इट इज प्रिंट करवाना चाहती हूँ, ठीक है, इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट दी है। और ये जो है, अब ये जो आपने वैल्यू इनपुट की है उसका आउटपुट मुझे किससे मिलेगा, तो मैंने कहा कि ये लिखने के बाद मुझे ये वाली वैल्यू बताओ क्या है। अगर आप इसको भी डबल कोट्स में दोगे तो ये भी स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। तो जिसके अंदर वैल्यू होल्ड हो रखी है उसको तो आप डबल कोट्स में कभी भी नहीं देते। ये तो आपने जब आप प्रिंट टाइप देते हो
तो उसमें आप क्या करते थे, कॉमा करके उसका नाम Yes, देते थे sir. वेरिएबल का नाम। इसमें Yes, हम कॉमा ना देके ये एंगल ब्रैकेट का यूज करते हैं। यस सर, ठीक है। ठीक है। और C++ की फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है CPP, C++। मैम डॉट सीपीपी ना? हाँ, .cpp। ठीक है। मैम एक डाउट था मैम। हाँ मैम बोलो। सी इन और सी आउट के पहले जो एसटीडी यूज करते हैं वो यूज नहीं कर रहे हैं मैम। बेटे stdio जो करते थे वो हम std कह रहे हैं, std। यस मैम। मैम यूजिंग STD नेम स्पेस एसटीडी हाँ मैम हाँ, जैसे ये बेटा मेरा टर्बो सी पुराना कंपाइलर है, तो पुराने कंपाइलर में आपका नेम स्पेस वाला जो कीवर्ड है वो डिफाइंड नहीं है। तो वो जो नेम स्पेस है आपका, वो आपके जितने भी नए सी के नए कंपाइलर्स हैं उसमें यूज होता है। मैम उसका यूज क्या है? क्या सारा बेटा उसका यूज है, मैम अब जैसे यूजर मैं यहाँ पे देखो लिख रही हूँ conio.h get.ch क्लियर स्क्रीन, तो ये मेरे को अब लिखना पड़ रहा है खुद से। जब आप नेम स्पेस std देते हो उसमें ऑलरेडी ये चीजें डिफाइंड है पहले से, तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली वो आपको स्क्रीन भी क्लियर करके देगा, स्क्रीन पॉज भी करके देगा, अपने आप से करके देगा। अब अगर मैम नहीं लिखेंगे तब तो मैम फिर से हमको लिखना पड़ेगा उसमें ये सब? नहीं, उसमें फिर आपका .h वगैरह काम नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। अभी मैंने इसीलिए पहले ही बताया था कि क्या डिफरेंस है। ठीक है। हम ये एंगुलर ब्रैकेट्स क्यों लगाते हैं, मतलब रीजन? क्या कह रहे हो? एंगुलर ब्रैकेट्स सी इन सी आउट। हाँ देखो, जब सी आउट करना है आपको, तो जब आपको स्क्रीन पे शो करना है तो मुंह हमेशा स्ट्रिंग की तरफ ओपन रहेगा, और जब आपको कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू इनपुट करवानी है तो सी इन की तरफ मुंह ओपन रहेगा। ये हो गया आपका एक तरह से स्कैनफ वाला कॉन्सेप्ट, और ये हो गया आपका प्रिंट एफ वाला कॉन्सेप्ट। सी आउट मीन्स प्रिंटेड, और ये क्या नाम है, मैम एज अ कमेंट इसको मैम नहीं लिख सकते हैं? क्या कह रहे हो? मैम प्रिंट एफ जो अभी मैम लिखे समझाने के लिए, इसको मैम एज अ कमेंट में नहीं लिख सकते यहाँ पे? बेटा अभी जब आगे चीज आएंगी मैं एक साथ अभी नहीं बता सकती आपको। बहुत चीजें हम लिख सकते हैं, मैं इसीलिए नहीं बता रही हूँ आपको। अभी सारी चीजें बता दूंगी तो फिर आगे हम क्या करेंगे, आपके इसमें जो ऐसे मॉड्यूल चल रहा है मैं तभी के साथ साथ बताती रहूंगी ये चीजें। ठीक है, ये मैंने आपको इसीलिए प्रोग्राम बताई है ये चीजें कि कल मैं जो थोड़ी बहुत थ्योरी करवाऊंगी साथ में आपको मैं कोडिंग करने के लिए दूंगी। ठीक है, तो आप लोग कल कोड कर करके लिख के मेरे को दिखाएंगे। मैं आपका एक असाइनमेंट तैयार करूंगी। ठीक है, कॉपी में आप मेरे को शेयर करके दिखाएंगे स्क्रीन पे, और शाम में फिर उन्हीं प्रोग्राम्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने उसमें। ओके मैम। ठीक है, तो अभी मैं सारी चीजें बताने को तो बता सकते, फिर सारा ना क्योस हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि कुछ बच्चों को तो चलो माना आता है पर कुछ बच्चे तो बेसिक से ही कर रहे हैं ना, तो उनके लिए दिक्कत है। यस मैम। चलिए, सो मैं अब आप लोगों की अटेंडेंस ले लूं। चलिए, Yes, ma'am. समीर कुमार।